पीटर लिंच ने बोला था कि भाई जो आप यूज करते हो उसी पे एक्सप्लोर करो, तो वो सब समझ जाते हैं वहाँ पे ये तो प्रोडक्ट हम लाइन लगा के लेते हैं, तो ये प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है, तो ये कंपनी ले लेते हैं। अब वो जब कंपनी ले रहे हैं उसका वैल्यू नहीं देख रहे। If they want to start investing as a fresher, आप क्या मैसेज देना चाहोगे? ये तो सबके घर में भी ट्रेडिशनली पढ़े हो लिखे हो नहीं लिखे हो सबको रहता है कि भाई उधार ही नहीं लेना। So साइंटिफिक इन्वेस्टिंग क्या डिफरेंस है उसमें ट्रेडिशनल इन्वेस्टिंग? सोलर स्पोर्ट्स, किसी के लिए फुटबॉल ठीक है, किसी के लिए क्रिकेट, वो सीखोगे आप, वो सीखोगे तो पैसा लॉस होएगा, दैट इज द ट्यूशन फीस। तो वो ट्यूशन फीस आपको देनी ही है, इसलिए आप अगर 100 इन्वेस्ट करने का प्लान है फाइनली, तो आप आज 10 से कीजिए, वो 10 लूज हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। Hi everyone, good morning. I'm Ms. Zeel Doshi Thakkar and I welcome you all to this podcast on Investing with Upsurge. My dear audience, आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। आप जानते हैं there is something called as scientific investing, जहाँ पे ऑफ कोर्स हम फंडामेंटली लॉजिकली रिसर्च तो करते ही है, बट हम इन्वेस्टर्स की एक साइकोलॉजी भी होती है जिसके थ्रू हम सही इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, लेस रिस्क लेके अपना अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं। तो यही साइंटिफिक इन्वेस्टिंग समझाने के लिए हमारे साथ है आज डॉक्टर विकास गुप्ता। आई वेलकम यू सर टू दिस पॉडकास्ट। यस, so Dr. Vikas is the founder of Omni Science Capital and yes, आज हम इनसे सीखेंगे कि हम कैसे हमारा पोर्टफोलियो साइंटिफिकली बिल्ड कर सकते हैं। बिल्कुल, यस, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। तो साइंटिफिक सोचने एक थॉट प्रोसेस है जी, तो उसमें आप कोई भी चीज है कि भाई ऐसे ही नहीं मान लेते हो, आप उसको क्वेश्चन करते हो, ये क्यों है, कैसे होता है, कहाँ से आता है, राइट। तो व्हाट इज दिस, व्हाई इज इट ट्रू, सही है या गलत है, ये ऑलवेज आप क्वेश्चन करते हो। बस यही साइंटिफिक माइंडसेट यही है। राइट, जो और- चीज़ दी है बस एक्सेप्ट नहीं करनी है, वी हैव हाँ, टू क्वेश्चन इट। क्वेश्चन है और फिर आपको रीजनेबल उसके प्रूफ मिले तब आप उसको फॉलो करेंगे। So sir, I have read that you are an engineer from IIT. Yes. So आप इंजीनियरिंग से, साइंस से आप कैसे यहाँ पे पहुँचे टू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट? व्हाट इंटरेस्टेड यू हियर? जी, बहुत स्लोली हुआ और बहुत फनी है थोड़ा सा कि जब हम लोग कॉलेज में थे हॉस्टल में, तो वो पेपर आता था, उसमें मार्केट सेक्शन होता था, समझ में जी। कुछ नहीं आता था। ऑफ कोर्स वी वर अंडरग्रेड्स, राइट, राइट। तो क्या समझ में आएगा, लेकिन वहाँ टेक्निकल एनालिसिस करके कोई अपना बता रहा होगा, तो ऐसे वर्ड लगता था टेक्निकल, और हम भी टेक्निकल हैं, या इंजीनियर्स तो बहुत बीटेक कंफर्टेबल हैं होते तो हैं। टेक ये हमारे लिए ठीक होगा, जी, ऐसे लगता था ये पता करना है। फिर एक आध कोर्स भी था, ऑप्शनल कोर्स होता है, जी, तो वो किया, कुछ समझ में नहीं आया, अटेंड भी नहीं किया लेकिन इंटरेस्ट था, राइट। देन यूएस गए पीएचडी के लिए, तो लकीली कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में ही है, तो वहाँ पे ही मास्टर्स पीएचडी हुआ। तो वहाँ पे बिजनेस स्कूल में बहुत सारे प्रोफेसर्स वॉल स्ट्रीट वाले होते थे, एंड दे यूज्ड टू टॉक अबाउट डेरिवेटिव्स एंड फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, और इसमें बहुत सारा क्वांटिटेटिव चीजें लगती है, तो यार हम इंजीनियर हैं, हमें ये अच्छा लगेगा, हम ये करेंगे। तो ऐसे करके वहाँ पे क्लासेस अटेंड की थोड़ी, और फिर पूरा 90s की बात है, बहुत पुरानी बात है, तभी जी। .com बूम होने वाला था, राइट, Yes. 95 से Yes. 99 तक, तो वो सब ऑब्जर्व कर रहे थे। अगेन एज आई सेड, बहुत ज्यादा मार्केट वाइज समझ में नहीं आ रहा था, बट यू स्टार्ट गेटिंग कि भाई ऐसे ऐसे मार्केट मूव होता है। और फिर मैंने 99-2000 में कंपनी खोली, जी, नथिंग टू डू विद मार्केट्स, मोर ऑफ आईटी कंसल्टिंग, राइट, आईटी Okay. .com का जमाना है, राइट, राइट, राइट। एंड तो हमारे लाइक इंडिया, कोरिया, यूएस, ऐसे तीनों मिला के कुछ करेंगे। वो सब करते करते आई वाज फोर्स्ड टू गो इनटू द फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ माय कंपनी, समझा। और उस एंगल से, और फिर सम कंसल्टिंग क्लाइंट ऐसे थे कि .com वाले, सिलिकॉन वैली वाले, जिन्हें एमएनए करना है, मतलब वेंचर Mergers कैपिटल करना है। अट्रैक्ट करना है या सेल ऑफ करना है, तो उस एंगल से वी स्टार्टेड गेटिंग इनटू फाइनेंस साइड फ्रॉम अ वीसी पर्सपेक्टिव। ओके। और फिर जब और सीखने की कोशिश की, ओके अब पता करना करते कैसे,
तो फिर वापस जो थ्रू आउट 90s वो वॉरेन बफेट वगैरह जो समझ में नहीं आ रहा था जी, वो समझ में आया, भाई अब तो समझना ही पड़ेगा। यस, एंड उसके अंदर जाते जाते फिर सब फनी चीज ये थी, टेक्निकल एनालिसिस अब हमारे लिए एब्सोल्यूट नो, ओके, डेरिवेटिव्स नो, वेंचर कैपिटल भी नो। तो Now ये we are आपने in समझा, fundamental listed equities from long term perspective, right? तो समझा, इसलिए फनी है कि हम जो जो चीजें अवॉइड एक्सपोज करते थी थे, वो सब छोड़ दी। अच्छा, और ऐसा ही होता है सर, जब हम बुक से पढ़ते हैं तब इतना नहीं समझ आता, जब हम Right. एक्चुअली करने Right. बैठते हैं या मजबूरी में हमें Right. सीखना पड़ता है कि भाई अब तो ये सीखना ही पड़ेगा, Right. तब हम और Exactly. सीखते हैं। और सबकी पर्सनैलिटी के हिसाब से अलग अलग चीजें, आज भी किसी के लिए टेक्निकल ठीक होगा, जी, किसी के लिए डेरिवेटिव्स ठीक होगा, किसी के लिए वेंचर कैपिटल ठीक होगा। हमें पता चला हमारे लिए ये लॉन्ग टर्म फंडामेंटल इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट, सही है, ब्रॉडली फॉलोइंग वॉरेन बफेट एंड हिज गुरु बेंजामिन ग्राहम, हम्म, तो वो हमारे लिए ठीक है। साइकोलॉजी जी, की बात हो रही थी अपनी थोड़ी देर पहले, यस, तो ये उससे मैच होता है। हमारा माइंडसेट क्या है, हम्म, आपका हो सकता है थोड़ा अलग हो, तो आपको कोई और चीज अट्रैक्ट करेगी और उसमें जी, आपका एक्सपर्टीज आएगी, राइट, राइट? तो ये है। वाओ, ओके। सो साइंटिफिक इन्वेस्टिंग, क्या डिफरेंस है उसमें ट्रेडिशनल इन्वेस्टिंग से? तो ट्रेडिशनल, देखिए अभी अपन ने ऑलरेडी 4-5 चीजें बात की, तो ये जी, सब इन्वेस्टिंग ही है। इट्स जी, लाइक ऑल आर स्पोर्ट्स, किसी के लिए फुटबॉल हम्म, ठीक है, किसी के लिए क्रिकेट ठीक, किसी के लिए राइट, बैडमिंटन, और क्रिकेट में भी फिर T20 भी है और टेस्ट मैच भी है, राइट, तो अपने अपने हिसाब से वो सूटेबल होता है। तो जैसे हमारे लिए टेस्ट मैच है, अब ट्रेडिशनल इन्वेस्टिंग आप किस तरह से डिफाइन करते ये है, पर नॉर्मली लोग सब कुछ मिक्स कर देते हैं जी, पहले तो, और वो मिस्टेक है। मतलब सब कुछ मिक्स कर देंगे तो आप कभी ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, कभी इन्वेस्टिंग भी कर रही है, कभी बोलते हैं शॉर्ट टर्म कर रहे हैं, कभी बोलते हैं लॉन्ग टर्म कर रहे हैं, कभी आप बोलते हैं हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज कर लेंगे, डेरिवेटिव्स भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे हमने कभी, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कोई वेरी क्लोज फ्रेंड, तो उनसे बात हो रही थी, तो एक कोई स्टॉक मैंने बोला ये हमें अच्छा लग रहा है, अब हमें तो अच्छा लग रहा है 3 ईयर पर्सपेक्टिव से, राइट, और हम तो स्टॉक खरीद के बैठ जाएंगे, राइट, एक मैंने बात बोला अभी इसका क्या हुआ, क्या करना है, बोला आपने क्या किया, तो उन्होंने फ्यूचर खरीद के रख लिया। अब क्योंकि फ्यूचर शॉर्ट टर्म होता है, शॉर्ट इसकी टर्म, एक्सपायरी आएगी, हाँ, और उतने टाइम में तो कुछ होना ही नहीं है, हम तो 1 महीना 2 महीना 3 महीने में तो कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं करते, और तब तक यहाँ पूरा खेल खत्म, राइट? तो मिसमैच, तब से मैं सबको बोलता हूँ भाई ये मेरा 5 साल वाला है, ये आप मत सुन के कुछ कर लेना, डिस्क्लेमर के साथ। नाइस। सो हमें एज एन इन्वेस्टर हमारा क्या माइंडसेट रखना चाहिए? देखिए हमें कोई भी स्टॉक टिप देता है या कोई भी एडवाइस देता है कि अरे देखिए जैसा आपने ही कहा कि मेरे लिए ये शेयर अच्छा है, तो किसी ने ऐसे ही ब्लाइंडली फॉलो कर लिया। सो हमें एज एन इन्वेस्टर क्या माइंडसेट रखना चाहिए अगर मुझे साइंटिफिक मेथोडोलॉजी फॉलो करनी है तो? परफेक्ट, ग्रेट क्वेश्चन। तो अगर मुझे साइंटिफिक है फॉलो करनी है, मुझे लॉन्ग टर्म फॉलो करनी है, वो सब हमारे लिए एप्लीकेबल है, इसलिए वो है। तो आपको सबसे पहले तो किसी की सुनना नहीं है, ओके, राइट? किसी और से आइडिया लेना ही नहीं है, चाहे वो टीवी हो, चाहे अपसर्च हो, आइडिया नहीं लेना। आप मेथड सीखिए, सब सीखिए, बिल्कुल, आपको अपने आप से सर्च करनी है, ठीक है, या ओमनी साइंस हो, आपको आइडिया नहीं लेना है किसी से, तो आप अपनी रिसर्च करेंगे, आप अपने प्रोसेस से ढूंढेंगे, उसमें अगर वो फिट हो रही है चीज, तो आप सोचेंगे हाँ ये लिया जा सकता है, राइट? और जब आप आपके प्रोसेस से फिट हो रही है, तो आपको पता है कितना क्वांटिटी लेनी है, कितने साल के लिए लेनी है, या कितने वीक्स के लिए लेनी है, जो भी आपका प्रोसेस होगा। तो साइंटिफिक आप नॉन फंडामेंटल में भी लगा सकते हो, लेकिन हमें तो फंडामेंटल में लगाना आता है जी, तो हम उसी हिसाब से सोचेंगे। यस, कभी कभी किसी ने बताया और आपको है ट्रस्ट कि ये बहुत अच्छा रिसर्च करते, तो आप ले सकते हो, और आप फिर भी आप उसको टेस्ट करेंगे। साइंटिफिक प्रोसेस ये हुआ कि आपने अपना प्रोसेस डिफाइन किया हुआ है, और उसमें चेक करेंगे कि उसमें फिट हो रहा है या नहीं तो टीवी पे या कहीं भी कोई जो ले रहा है वो तो बहुत एक्साइटेड है, वो तो पॉजिटिव है, वो तो बहुत स्ट्रांगली बोलेगा ये बहुत अच्छी चीज है, ये है वो है, राइट? समझा। लेकिन आपके लिए सूटेबल नहीं है तो आप इन्हें नहीं लेना। दैट इज साइंटिफिक इन्वेस्टिंग। तो सर देखिए सबको तो रिसर्च करनी नहीं आती, करेक्ट। देखिए कुछ जन होते हैं जैसे
कोई कॉमर्स से होगा, किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया होगा, वो शायद कर पाए, श्योर, बट हर कोई कर नहीं पाता। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या आप कुछ पैरामीटर्स बता सकते हैं कि चलो बिल्कुल। आप अगर बेसिक इन्वेस्टर भी हो या आप नॉन फाइनेंस से हो, तो आप क्या पैरामीटर्स देखो, Super. खुद के लिए क्या चेकलिस्ट बनाओ, आप कुछ बिल्कुल, बता सकते हैं हमें? बिल्कुल बिल्कुल बता सकते हैं। मैंने करीब 10 साल पहले ईटी में भी एक आर्टिकल लिखा था, मैं उसको मोस्टली फॉलो करूंगा अभी। जी। मेथड ऑफ, आई कॉल इट ग्राहम एंड बफेट्स विल। तो बेंजामिन ग्राहम वो बफेट के गुरु हैं, तो वो और उनका कॉम्बिनेशन का प्रोसेस ब्रॉडली, ठीक है अभी तो ये साइंटिफिक इन्वेस्टिंग है, काफी इवॉल्व हो चुका है, बट मैं एकदम सिंपल बताता हूँ जी। सबसे पहले आपको छोटे स्टॉक्स नहीं देखना, क्योंकि उनके बारे में इंफॉर्मेशन आपको कम मिलेगी। तो आप कोशिश कीजिए 1000 करोड़ प्लस के स्टॉक्स देखें। और आप एकदम ही बिगिनर हो तो मैं बोलूंगा लार्ज कैप में ही आप स्टे कीजिए। पहले तो 100 टॉप 100 में से ही सर्च कीजिए। स्क्रीनर्स बहुत सारे हैं अवेलेबल, राइट। तो उस स्क्रीनर में जाके पहले तो मार्केट कैप का कट लगा लीजिए, सो दैट 1000 करोड़, और लार्ज कैप है तो 1 लाख करोड़, राइट। 1000 ले लो, 10,000 ले लो, 1 लाख ले लो, राइट। उसके नीचे नहीं। अब जितना बड़ा है ब्रॉडली उतना सेफर है, राइट। इन जनरल वॉलेटिलिटी थोड़ी कम होगी उसमें, कम होगी, राइट। एटलीस्ट वो वेल नोन कंपनी, एकदम लार्ज कैप है 1 लाख करोड़, तो वो कंपनी तो नहीं गायब हो जाएगी कल, राइट। बहुत कम चांस है। और इन्फॉर्मेशन हायर कंपनी में ज्यादा होती है नॉर्मली, यस, अवेलेबल टू पब्लिक, राइट। तो वो पहला क्राइटेरिया हो गया। सेकंड, आप सबसे इंपॉर्टेंट मैं बोलता हूँ, आप कुछ मत याद रखो, ये इस एपिसोड का एक चीज याद रखो, हाई डेट नहीं लेना है। हाई डेट कंपनी नहीं लेनी, जिन्होंने बहुत लोन्स या बोरोइंग लेके रखी हो, वैसे ही अवॉइड करनी, वो अवॉइड करनी, क्योंकि हाई डेट कंपनी अगर डेट आप नहीं पे कर पाए, जो भी रीजन से कंपनी नहीं कर पाए, तो वो जिसने लोन दिया है बैंकर, उसकी हो जाएगी, शेयर होल्डर जीरो हो जाएगा। तो जो मार्केट में बोलते हैं कि स्टॉक कैन गो टू जीरो, ये 99% तभी हो सकता है जब कंपनी ने खूब सारा लोन लिया हो, राइट। तो ये होने के चांस है, और अच्छे चांस है, इसलिए आपको वो हाई डेट अवॉइड करना है। तो डेट टू इक्विटी एक रेशियो होता है, डी डिवाइड बाय ई। तो डी बाय ई आप 50% से लेस या 30% से लेस ऐसे कोशिश कीजिए। तो आप इसको स्टिक करेंगे तो मिस्टेक्स तो अवॉइड हो जाएगी, है ना। बड़ी मिस्टेक होना मुश्किल है, गोइंग टू जीरो, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल डिस्ट्रॉयर, साइंटिफिक इन्वेस्टिंग प्रोसेस। डिस्ट्रॉयर मतलब जीरो हो गया, हाँ, तो वो आपको अवॉइड करना है। फेयर इनफ। तो ये पहला हो गया मार्केट कैप, सेकंड हो गया डेट रेशियो या डेट इक्विटी रेशियो। ठीक है, तो कैपिटल डिस्ट्रॉयर आपने कम कर दिया चांस, अब जीरो तो नहीं बोल सकते, कुछ भी हो सकता है। सेकंड प्रोसेस आपको देखना है कि कंपनी का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होना चाहिए। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे मिलेगा? या तो हाई मार्जिन हो कंपनी की, या तो हाई रिटर्न ऑन कैपिटल हो, है ना। तो ये सब चीजें जब हाई रहती है नॉर्मल से, यानी निफ्टी का एक नंबर है और आपकी कंपनी का उससे हायर नंबर है, तो आप समझ सकते हैं कि भाई एवरेज से ऊपर है कंपनी, तो इसके पास कुछ एडवांटेज होगा। इसलिए वैसे तो लिस्टेड कंपनी है तो चांसेस है कि ऑलरेडी वो बाकी अनलिस्टेड कंपनी से ज्यादा एडवांटेज है, राइट। बट उनमें भी एवरेज के ऊपर वाली देखोगे तो थोड़ा और सेफ हो जाएगा। सो ये हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, क्या उनके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कोई और नहीं बनाता, या इनके मार्जिन हाई है, या इनके कॉम्पिटिटर बहुत कम है? ये एडवांटेज कैसे सर्च करें हम? तो आपको क्वांटिटेटिवली स्टार्ट करना है पहले। अगर आपका एडवांटेज है तो आपको मार्जिन हाई लेते आना चाहिए, क्योंकि जैसे दो लोग कॉफी बेच रहे हैं जी, अब एक की 100 रुपीज की है, दूसरा 150 रुपए चार्ज कर पा रहा है, इसका मतलब है कि उसके पास प्राइसिंग पावर है, राइट। वही 100 वाली चीज वो 150 में बेच रहा है और लोग ले रहे हैं, राइट। तो दैट मीन्स कुछ तो एडवांटेज है, या तो उसका टेस्ट अच्छा है, या उसका ब्रांड अच्छा है, या उसका एक्सपीरियंस अच्छा है, राइट। जहाँ पे बैठ के आप पी रहे हैं, तो वो 150 ले पा रहा है 100 की चीज जो नॉर्मली है, तो मार्जिन उनका बेटर होगा, रिटर्न ऑन कैपिटल बेटर होगा, इसको बोलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोस बेटर होंगे, तो आप मार्जिन देख लो, और ऑपरेटिंग मार्जिन, EBIT मार्जिन, या रिटर्न ऑन इक्विटी, या रिटर्न ऑन कैपिटल, ये सब चीजें एवरेज से हाई होनी चाहिए। ओके, पीयर्स से थोड़ी बेटर होनी चाहिए जब हम कंपेयर करते हैं तब, तो उसको कुछ एडवांटेज है इसका। अब वो रीजन बहुत सारे होंगे, लाइक यू सेड, बेटर प्रोडक्ट हो सकता है, बेटर ब्रांड हो सकता है, लाइसेंस हो सकता है,
पैटेंट हो सकता है, जी राइट? जो सिर्फ उनका हक है कि यार ये मेरा कॉपीराइट है, ये मार्केट में सिर्फ मैं बेचूंगा, कोई और नहीं बेच सकता, हाँ, दैट इज आल्सो ओके। ठीक है, सो ये हो गए हमारे 3 पैरामीटर्स। और कुछ जो हमें देखना चाहिए? तो इससे हमें मिल जाते हैं कैपिटल इरोडर्स, वो अवॉइड हो जाते हैं। कैपिटल डिस्ट्रॉयर थे, डेट इक्विटी से हमने निकाल दिए। कैपिटल इरोडर्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देख के हमने जिनके कम था एडवांटेज उनको हटा दिया। समझा। क्योंकि जिसका कम है तो रिटर्न ऑन इक्विटी समझो कम है, किसी कंपनी लिस्टेड कंपनी है और 7-8-9% होता है, तो उससे अच्छा तो आप बैंक में पैसा रख सकते थे एज अ शेयर होल्डर। और अब वो कंपनी इतना सारा सेम पैसा लेके उसको फैक्ट्री डाल रही है, लोगों को एम्प्लॉय कर रही है, और इतना सारा सप्लायर से खरीदना, प्रोडक्शन करना, कस्टमर को बेचना, और उसके बाद आप कमा तो वही रहे हो जो आप बैंक एफडी में रख देते थे, तो फिर फायदा क्या हुआ? तो समथिंग इज रॉन्ग विद दैट कंपनी। या तो उसका मार्केट पोजीशन खराब है, कॉम्पीट नहीं कर पा रही है, या फिर नॉर्मली मैं बोलना नहीं चाहता हूँ पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस खराब है, इसका मतलब दो में से एक है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज सराउंडिंग द मैनेजमेंट, राइट? कि मैनेजमेंट डिसीजंस मेकिंग एंड ऑल। तो वो आप दोनों केस में आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि आपका पैसा इरोड हो जाएगा। इरोड यानी धीरे धीरे कम हो जाएगा, कम हो रहा है, यानी मल्टीप्लाई अभी भी हो रहा है 6-7% से, लेकिन इन्फ्लेशन के कंपेयर करके और जो रिस्क आप इक्विटी मार्केट का ले रहे हो उसमें फिर ये ठीक नहीं है आपका। एक्चुअली तो रिस्क एडजस्टेड इरोड हो रहा है। तो ये हो गया तीसरी। अब लास्ट क्राइटेरिया, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, लास्ट या सेकंड लास्ट बोलूंगा मैं, सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको हम बोलते हैं अब सब जो कंपनी बचेगी दे आर ऑल व्हाट वी कॉल गुड टू ग्रेट कंपनीज, क्योंकि सब में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, सब में डेट कम है, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, बहुत कुछ है, राइट? अब सब अच्छी कंपनी है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, मार्केट है ये, तो जो बहुत अच्छी कंपनी होती है वो सबको पता चल जाती है, और जब सबको पता चल जाती है तो आपको भी खरीदना है, मुझे भी खरीदना है, इन्हें भी खरीदना है, सबको खरीदना है, उसका रेट बढ़ने लगता है। एट सम पॉइंट इट इज अ ग्रेट कंपनी बट नॉट अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट। एवरी ग्रेट कंपनी इज नॉट अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट। ओनली ग्रेट कंपनी एट ग्रेट प्राइस इज अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट, और ग्रेट प्राइस यूजुअली आसानी से मिलेगा नहीं, वो अंडर वैल्यू ढूंढना पड़ेगा कि वो सच में अंडर वैल्यूड है, ये राइट टाइम है, चलो अब खरीदते हैं। ये अच्छी कंपनी, ये बहुत इजी है, क्योंकि हम वो प्रोडक्ट यूज करते हैं। तो पीटर लिंच ने बोला था कि भाई जो आप यूज करते हो उसी पे एक्सप्लोर करो, राइट? तो और फिर वॉरेन बफेट की जो मोट कंपनीज होती है, तो वो सब समझ जाते हैं, हाँ भाई ये तो प्रोडक्ट हम लाइन लगा के लेते हैं, तो ये प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है, तो ये कंपनी ले लेते हैं। अब वो जब कंपनी ले रहे हैं उसका वैल्यू नहीं देख रहे। इट्स अ ग्रेट कंपनी, आपके लेने के पहले भी ग्रेट थी, लेने के बाद भी ग्रेट है, लेकिन स्टॉक प्राइस माइट बी राइट नॉट फेवरेबल, इट माइट बी ओवरवैल्यूड या फेयर वैल्यू पे नहीं होगा। हाँ, मोस्ट लाइकली। तो ये कैसे आइडेंटिफाई करें? तो ये इसको हम बोलते हैं कैपिटल इम्प्लोडर्स, इन्हें अवॉइड करना है। यानी एक बहुत ही सिंपल लू, पी सिंप्लीफाई कर दे रहा है उसको, लेकिन सबसे इजीली अवेलेबल यही इन्फॉर्मेशन है, लोगों को समझना भी सबसे इजी है, ज्यादातर लोग ने सुना हुआ है। तो पी रेशो के हिसाब से मैं बताऊंगा, बट ऑफ कोर्स आप फिर बहुत सारे दूसरी चीजें भी यूज कर सकते हैं। पर पी रेशो जैसे 50 के ऊपर है, अब 50 के ऊपर है तो आप अवॉइड ही कर दीजिए मेरे हिसाब से, ओके, राइट? माय जनरल एडवाइस। अब कभी कभी होता है कि भाई मेरी अर्निंग 100 रुपए, लेकिन इस साल मेरे को कुछ प्रॉब्लम आ गया, वन टाइम का केस है, तो इस बार 10 रुपए ही डिक्लेयर हुई है, तो आपको पी रेशो 500 का दिख रहा है, राइट? बट एक्चुअली आगे के प्रॉफिट और पीछे के प्रॉफिट देखेंगे तो उसके हिसाब से 50 का है, राइट? तो देन इट्स नॉट 500। सेम वे मतलब 50 भी किसी का दिख रहा है, और इस बार उसने मतलब नॉर्मल अर्निंग्स उसकी 100 रुपए आती है, इस बार 50 रुपीज आई है, तो उसको जो 50 दिख रहा है हो सकता है वो 25 हो, तो वो केसेस एक्सेप्शंस है, राइट? बट अदरवाइज इन जनरल मैं बोलूंगा 50 एंड अबव, मतलब आई वुड से 30 एंड अबव इज गेटिंग एक्सपेंसिव, आपको केयरफुल रहना है, पर 50 एंड अबव तो बहुत ही केयरफुल रहना है। मतलब 50 जस्टिफाई करने के लिए बहुत हाई ग्रोथ रेट फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड चाहिए, और तब जाके आपको क्या मिलेगा? आपको वही मिलेगा जो मार्केट का डिस्काउंट रेट है। निफ्टी रिटर्न 10-12-13% का है, वो रिटर्न चाहिए तो 25% ग्रोथ कंपनी में आपने 50+ पी पे खरीद लिया, और आप जब 10-15 साल होल्ड करेंगे और वो 10-15 साल 25%
You're on your एक्चुअली way. ग्रो करेगी. इफ ऑल ऑफ दिस इज ट्रू तो शायद आपको 12-13% आएगा. तो आपको क्यों लेना है इतना सारा, राइट? तो इसीलिए हमें लो पीई को प्रेफरेंस देना है, एंड दैट टू ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स हमें देखना है. सिर्फ Yes. एक एक्सेप्शनल ईयर का हाँ. नहीं देख लेना है. बिल्कुल. थोड़ा एवरेज पीई को हमें ट्रैक हाँ, करना है एंड देन सिलेक्ट करना है. एवरेज प्रॉफिट्स आपको 3-4 साल आगे पीछे के देखना. वेरी वेल. एंड आप एक और पॉइंट बोलने वाले थे या यही हमारा लास्ट पॉइंट था? नहीं, सिलेक्शन के लिए एक पॉइंट और है जी. वो पॉइंट है ग्रोथ. आपको ग्रोथ देखनी है कंपनी की. नॉन ग्रोइंग कंपनीज में चीप हो सकती है लेकिन डोंट गो देयर आल्सो. जैसे Right. मैंने आपको 50p 40p के ऊपर मना किया, वैसे ही मैं बोलूंगा कि अगर ग्रो नहीं कर रही है कंपनी, योर ऑन योर उनका सेल्स या सब कुछ, राइट? रेवेन्यू देखेंगे. रेवेन्यू देखना है आपको. हम्म. तो प्रॉफिट तो फॉलो करेगा ही. राइट. ओके. राइट. तो ऑफ कोर्स सब चीज देखना, रेवेन्यू, प्रॉफिट्स, कैश फ्लो, बुक वैल्यू सब देखना है. लेकिन रेवेन्यू अगर सस्टेन्ड वे में ग्रो हो रहा है तो फिर प्रॉफिट भी ग्रो हो पाएगा. जी. कई बार अर्निंग्स आप बढ़ा सकते हो विदाउट रेवेन्यूज ग्रोइंग. राइट. तो वो ज्यादा दिन नहीं चलेगा, राइट? क्योंकि किसी ना किसी दिन आपका मार्जिन भाई मैक्सिमम इतना ही जा सकता है, उसके बाद रुक जाएगा. तो इसलिए रेवेन्यू ग्रोथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज है. तो वो देखना है बस. ओके, वेरी वेल. सर, आपने एक आर्टिकल में कहा था कि जब आप अपना स्टॉक पोर्टफोलियो बना रहे हो तब आप 5 to 7 स्टॉक्स ही रखो, उतना काफ़ी है, या 5 to 7 स्टॉक से स्टार्ट करो? 5 to 7 स्टार्ट करो, डेफिनेटली नहीं काफी है. ओके. 5 to 7 बिल्कुल काफी नहीं है. आपको मेरे हिसाब से 20 से 25 स्टॉक चाहिए. ओके. ओके. तो लोगों को लगता है इतने सारे हम कैसे रिसर्च करेंगे, हम तो घर में पार्ट टाइम में कर रहे हैं, राइट? डे टू डे तो हमारा कोई बिजनेस है या जॉब है, तो हमें तो वीकेंड या इवनिंग में ही सब करना है. वो ठीक है, लेकिन आपको फिर भी 20 के नीचे नहीं जाना है. ओके. तो 5 to 7 जो मैंने बोला था, मैंने ग्रोथ फैक्टर्स बोला था, मैं बताऊंगा. ओके. बट बेसिकली 20 कंपनी, और ये नहीं कि मुझे ये बहुत अच्छी लग रही है तो मैं इसमें 15% ऑफ माय पोर्टफोलियो डालूंगा. नहीं, आप 20 रख रहे हो तो आपको 5% रफली एक एक कंपनी कैपिंग लेना. रखनी चाहिए हमें हाँ. हमारे पोर्टफोलियो में कि हाँ. भाई इतना ही एक कंपनी में डालेंगे. हाँ. समथिंग. क्योंकि जैसे मेरा एक क्लोज फ्रेंड है, उन्होंने यस बैंक जब से लिस्ट हुई, वो अगेन नो रिकमेंडेशन, right. बाय सेल होल्ड कुछ नहीं, एक इलस्ट्रेशन के लिए मैं बता रहा हूँ. जी. तो उन्होंने वो कंपनी ली हुई थी और वो कंटिन्यूस लेते रहते थे, जैसे लोग SIP करते हैं ना मंथली, कि भाई इससे मेरा नेक्स्ट जनरेशन का के लिए मैं क्रिएट कर रहा हूँ, एंड दिस इज द नेक्स्ट HDFC बैंक, राइट? ऐसे करके एक और था भी, सबके दिमाग में ये था कि ये कंपनी ऐसे बन सकती है. तो लोगों ने पूरा 100% एक ही स्टॉक में डाल दिया, एंड देन वी नो व्हाट हैपेंड. राइट. तो फिर इतना बड़ा लॉस हो गया, राइट? राइट. और वही अगर डिवाइडेड होता तो 5% ऑफ द पोर्टफोलियो जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं होता. 95% में तो रिटर्न ही आ रहा होता. अच्छा, राइट. तो सिमिलर टाइप की आपको 15-20 कंपनी, 20-25 कंपनी लेनी. वेरी वेल. ओके. सो आइडियली हमें थोड़ी रिसर्च करनी चाहिए, जैसे आपने ये 5 पॉइंट्स बोले, और उस हिसाब से हमें हमारे पोर्टफोलियो में 20-25 कंपनीज रखनी है. और आप लो, एक साल लो, धीरे धीरे करो, राइट? Right. ये वीकेंड में आपने रिसर्च की, नेक्स्ट वीकेंड में की, एक कंपनी फाइनल हुई, 5% लिया, हो गया. अब वो 5% एडेड आप लेते रहो. नेक्स्ट कंपनी नेक्स्ट 2-3 वीक में सर्च कीजिए, फिर सेकंड. तो एक साल में तो आपके पूरे 20 कंपनीज हो जाएंगी. समझा. 20-25. ओके, वेरी वेल. आपका एक और स्टेटमेंट है जो मुझे बहुत अच्छा लगा है. ओके. आपने ये कहा था कि अगर मैं अल्फा चेस करने जाऊंगा तो मैं रिस्क फेस करूंगा, लेकिन अगर मैं सेफ्टी चेस करने जाऊंगा तो अल्फा अपने आप आ जाएगा. आप इसे एक्सप्लेन करेंगे? बिल्कुल. तो लोगों ने सबने ये सुना है, हाई रिस्क हाई रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न. जी. तो हम इस बात को एसेट क्लास लेवल पे मानते हैं. जी. जैसे डेट है, लो रिस्क एसेट क्लास है, उसमें लो रिटर्न आता है. और इक्विटी हाई रिस्क एसेट क्लास है, इसमें हाई रिटर्न आता है. तो यहाँ तक ये ठीक है. अब जब आप इक्विटी के अंदर चले गए तो एक्चुअली हाई रिस्क से हाई रिटर्न नहीं आता है, हाई रिस्क से लॉस ऑफ कैपिटल होता है. तो लिखा ही हुआ है हाई रिस्क. इसका मतलब क्या हाई रिस्क? रिस्क का मतलब ये होता है कि लॉस ऑफ कैपिटल, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ रिस्क. तो आपको हाई रिस्क नहीं लेना है. क्या है हाई रिस्क? वो हमारे स्टेप्स एग्जैक्टली वही है. छोटी कंपनी में इंफॉर्मेशन नहीं है, वो है हाई रिस्क. जब आपको इंफॉर्मेशन ही नहीं है, हो सकता है वो कंपनी काम ही नहीं करती हो ज्यादा कुछ, और उसके अकाउंट्स ट्रस्टवर्दी नहीं है, वो हाई रिस्क हो गया. छोटी कंपनी हमने हटा दी.
लाइक 1000 करोड़ के Right. नीचे। अब उसके ऊपर की कंपनी में हमने हाई रिस्क बताया, भाई अगर कोई कंपनी में बहुत ज्यादा डेट है, ये तो सबके घर में भी ट्रेडिशनली पढ़े हो लिखे हो नहीं लिखे हो सबको रहता है कि भाई उधार ही नहीं लेना है जी, राइट, अवॉइड करने की कोशिश करना है। तो ज्यादा उधार रहेगा कंपनी में, वो रिस्क है। कंपनी के पास एडवांटेज नहीं है, दूसरे से compete नहीं कर सकती है, वो Right. रिस्क है। आप बहुत ज्यादा 100 रुपए की चीज के लिए 500 रुपए आप दोगे तो वो रिस्क है, ओवर वैल्यूएशन। overvalued, और overpriced. लास्ट है ग्रोथ नहीं है कंपनी में। Hmm. अगर कंपनी में ग्रोथ नहीं है और कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो वो उसको झेल नहीं पाएगी। Hmm. और जिसके पास ग्रोथ है, समझो मैं जॉब कर रहा हूँ Hmm. और मैंने एक घर खरीद लिया लोन लेके, जी, अब मैं ऐसा जॉब में हूँ कि ग्रोथ है, मतलब मुझे हर साल ज्यादा सैलरी हाइक मिलेगी। मिलेगी, अब growth मैंने थोड़ा मिलेगी. सा महंगा घर खरीद लिया और फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पे ले लिया और इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, Hmm. शायद मैं कवर कर पाऊंगा। और हम्म। समझो मेरी ग्रोथ नहीं है तो मैं कवर नहीं कर पाऊंगा, मेरे को प्रॉब्लम आ जाएगी। अब EMI पे करने Right. में, राइट, कैश क्रंच हो Exactly. जाएगा. सेम वे कंपनी के लिए भी ग्रोइंग कंपनी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैंडल हो जाते हैं और प्रॉब्लम तो आना ही है बिजनेस में। जी, तो ये है बस रिस्क फैक्टर्स। ओके. तो इसमें जब आपने ये सब अवॉइड कर दिए, अब आप सोचो जब आपने पहला रिस्क फैक्टर गोइंग आउट ऑफ मतलब डेट टू इक्विटी वाला Right. अवॉइड कर दिया, तो बहुत सारी कंपनी इनमें से आउट अपना ऑफ फिल्टर हो बिजनेस जाएगी. होने वाली थी। ओके. मार्केट में लिस्टेड है, वो निफ्टी 500 में लिस्टेड है, वो बाहर होने वाली थी। तो निफ्टी का 500 का जो रिटर्न है वो उनका लॉस होने के बाद जो रिटर्न है वो है, तो आपके समझा. पोर्टफोलियो में लेकिन वो नहीं है, तो समझा. आपका वो लॉस बच गया, तो आपका इस पे अल्फा आ गया, हायर रिटर्न आ गया और रिस्क भी लोअर हो गया। अब Right. सेकंड वाली इरोडर्स हमने हटा दी जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं है, तो उनमें भी बट वो निफ्टी में है, जी. तो वहां निफ्टी का रिटर्न कम कर रही है वो, हम्म. आपके में नहीं है, तो उतना आपका रिटर्न और बढ़ गया। तो एक स्टेप से हमने 4 स्टेप किए, कम से कम 4 या 5, राइट. हर स्टेप से थोड़ा थोड़ा आपको अल्फा मिल गया, और जबकि हर स्टेप से रिस्क कम हो गया, राइट. तो लोअर रिस्क एंड हायर रिटर्न दोनों हो गया इधर। और इसीलिए आप वो अल्फा जनरेट कर पाते हो. यस ओके. सो सर, क्या आप कोई अपना रियल लाइफ एग्जांपल बता पाओगे, नॉट एज अ स्टॉक एडवाइजरी Sure, टू द of ऑडियंस course. ऑफ कोर्स, बट क्या आप एग्जांपल बता पाओगे कि कोई कंपनी थी जो आपने पहले आइडेंटिफाई की थी एंड इट टर्न्ड आउट टू बी वेरी वेल, इट गेव अ Sure, गुड अल्फा? sure. कैन यू? तो मैं बताऊंगा, अब आपने ऐसा क्वेश्चन पूछ ही लिया तो मैं वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी के बारे में बताऊंगा। ओके. वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी, और उस समय भी ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी थी 2016 में, एप्पल। ओके. एप्पल स्टॉक उस समय अवेलेबल था 535 बिलियन में, उसका Okay. मार्केट कैप 535 बिलियन, द लार्जेस्ट कंपनी, मोस्ट फॉलोड बाय ऑल द एनालिस्ट, ऑल द इन्वेस्टर्स इन द वर्ल्ड। राइट. 535 बिलियन में से 230 बिलियन कैश था उसके पास। तो ऐसा समझो कि आप एक फ्लैट लेने जा रहे हो, 5.5 करोड़ का फ्लैट है और उसमें 1.5 करोड़ कैश रखा हुआ है, तो सूटकेस रखा है कैश, अगर आपने पूरा फ्लैट खरीदा तो आपको वो सूटकेस भी मिलेगा। तो आप कैसे करोगे कि मैं एंटर हुआ जैसे ही मैंने खरीद लिया 5.5 करोड़ में, 1.5 करोड़ तो मेरा वैसे पॉकेट में आ गया, राइट, क्योंकि सूटकेस रखा हुआ है, तो मुझे 4 करोड़ का फ्लैट पड़ा, राइट। सेम वे एप्पल 535 बिलियन मार्केट कैप, 230 बिलियन कैश, तो कितने की पड़ी? 305 बिलियन, राइट, 300 बिलियन। ऑलरेडी कंपनी के पास कैश था रिजर्व्ड कैपिटल फॉर्म में। तो 300 बिलियन की पड़ी रफली आपको, थोड़ा बहुत डेट भी था, दोनों था, तो लेट्स से 50-60 बिलियन का डेट था, तो 350 बिलियन की पड़ी। उसका एनुअल प्रॉफिट उस समय, फ्री कैश फ्लो बोलते हैं हम लोग एक्चुअली, थोड़ा सा फर्क है, तो फ्री कैश फ्लो वाज 50 बिलियन। तो 50 बिलियन और 350 बिलियन, दैट इज व्हाट 6 या 7 का पी रफली, ठीक है। इफेक्टिवली बस 6 या 7 के पी पे आपको वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंपनी मिल रही है, एप्पल, जिसके पास आईफोन प्रोडक्ट है, जिसके पास आईपॉड, आईपैड, ये सब उस समय थे। तो फिर इतने सस्ते में क्यों मिल रही थी? इतने सस्ते में इसलिए मिल रही थी, 2011 में स्टीव जॉब्स हैड डाइड, और अब 2016 हो गया है, एक भी नया प्रोडक्ट नहीं आया, तो लोग घबरा रहे हैं कि अब इसकी ग्रोथ कहाँ से आएगी, और इसलिए इसका प्राइस गिरा दिया उन्होंने, राइट। तो अब ये ग्रेट कंपनी है हमारे हिसाब से, और ग्रेट प्राइस पे है,
लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम है, ऐसा लोग बोल रहे हैं। बेस्ट ऑफ द बेस्ट एनालिस्ट, राइट, वॉल स्ट्रीट के, ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं ये तो प्रॉब्लम है। तो हमने क्यों ली? हमने क्या देखा? पहली बात, जैसे मैंने बताया कि इतनी प्रॉब्लम है और 50 बिलियन का तो प्रॉफिट है जो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। Right, आप free सबको, cash flow is the available cash with the company which it can distribute to the people or to the investors. shareholders. Right. तो 50 बिलियन तो दे देगी। अब आप जस्ट कंपैरिजन के लिए जो यूनिकॉर्न की हम बात करते हैं कि कोई कंपनी यूनिकॉर्न बन गई, वो यूनिकॉर्न कब बनती है स्टार्टअप में? जब $1 बिलियन उसका मार्केट कैप होता है। सेल्स नहीं होती, रेवेन्यू नहीं होती, प्रॉफिट नहीं होता, $1 बिलियन मार्केट कैप। यहाँ पे एक कंपनी है जिसके पास $50 बिलियन तो बांटने के लिए है, फ्री प्रॉफिट। कैन यू इमेजिन? राइट। तो वो कंपनी ट्रबल में तो है ही नहीं। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आया ग्रोथ का। ग्रोथ नो प्रॉब्लम, देखते हैं कैसे उसको समझना है। नया प्रोडक्ट नहीं आया, एडमिटेड। $10 बिलियन 10 बिलियन का R&D खर्चा था उस समय, उसका R&D स्पेंडिंग 10 बिलियन एवरी ईयर। अब R&D तो 4-5 साल लगता है, तो हम 4-5 साल का बजट जोड़ सकते हैं एंड देख सकते हैं टुगेदर दैट $50 बिलियन का R&D रफली लास्ट 5 इयर्स में इसने किया है। अब इससे कितना निकलेगा प्रोडक्ट? कितने R&D कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो लॉन्च करने के लिए R&D कर रहे होंगे। एग्जैक्टली। और 10 बिलियन हर साल डालना, मतलब आपके पास कितने सारे इंजीनियर्स होंगे, टेक्निकल एक्सपर्ट्स होंगे, राइट, टू डू दैट। तो वो एक चीज। अब 50 बिलियन का फिर भी आपको क्वांटिफाई करना है। आप साइंटिफिक इन्वेस्टर हो, आपको क्वांटिफाई करना है, ऐसे नहीं कि हो जाएगा कुछ। तो 50 बिलियन हमने कंपेयर किया वेंचर कैपिटल से। भाई सबसे बड़ा स्टार्टअप या न्यू प्रोडक्ट कहाँ से आता है? सिलिकॉन वैली। तो सिलिकॉन वैली में वेंचर कैपिटल वालों के पास कितने पैसे? तो उस समय समझो ऑल वेंचर कैपिटल पुट टुगेदर 450 बिलियन का उनका AUM था। 450 बिलियन ऑल VCs पुट टुगेदर। और यहाँ एक कंपनी के पास 50 बिलियन का है। हमने 10% तो इधर है। अब यहाँ सिलिकॉन वैली में जब इतना बड़ा फंड है 450 बिलियन का, मल्टीपल फंड्स के पास मिला के, तो दे आर एक्सपेक्टिंग 1000 यूनिकॉर्न्स टू कम आउट ऑफ इट। तो अगर वो 450 बिलियन में 1000 यूनिकॉर्न्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो 50 बिलियन में 100 यूनिकॉर्न तो एक्सपेक्ट करना चाहिए। हमने इस तरीके से बोला कि ये कंप्लीटली रॉन्ग है, ये बिल्कुल गलत है मार्केट में, और ये बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है in the world's largest company which is completely mispriced. And then Buffett also bought it the same year. And आज आपको पता है, आज 3.5 ट्रिलियन की है कंपनी, जो 500 बिलियन पे थी, यानी कि 7 times हो गया in less than 10 years. तो मैं कोई छोटा पेनी स्टॉक ढूंढो वो सब नहीं बोल रहा हूँ, राइट? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंपनी में भी दिस इज पॉसिबल। समझा। बट इसके लिए ऑफ कोर्स यू नीड लॉट ऑफ रिसर्च, यू नीड लॉट ऑफ डेटा, एंड यू नीड कन्विक्शन आल्सो, क्योंकि आप कन्विंस्ड थे कि अगर ये 10 बिलियन हर साल स्पेंड कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स समथिंग विल कम आउट। आज नहीं है बट आएगा। और सेफ्टी कहाँ से थी कि भाई आईफोन तो रिप्लेसमेंट होते रहेगा ना, हर 3-4 साल में लोग फिर न्यू मॉडल आते रहेंगे। तो उस हिसाब से मेरा जो 50 बिलियन का कैश फ्लो है ये तो इंटैक्ट है। ये ग्रो होगा कि नहीं, बस ये क्वेश्चन है। Wow, very well. Great, sir. So, आप हमारे इन्वेस्टर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? If they want to start investing as a fresher, आप क्या मैसेज देना चाहोगे? पहले तो जैसा मैंने ये सब बताया आपको, और एक्चुअल पैसे डालना है, और जब तक कंफर्टेबल नहीं हो एक्चुअल भी मत डालिए, पेपर ट्रेडिंग कीजिए, जो भी कीजिए, बट जब आपको कन्विंस हो गया तो आप डालना शुरू कीजिए, पर छोटा छोटा अमाउंट। जैसे आप एक्चुअली 100 रुपए डाल सकते हैं तो आपको 10 रुपीज से स्टार्ट करना है, सो दैट आपका टेस्ट हो जाए सिस्टम 1-2 साल में, राइट? वंस आप प्रॉपर रियल मनी डाल के, लेकिन विच विल नॉट हर्ट यू, क्योंकि 100% आप चालू करने के बाद पता चलेगा कुछ तो भी और रह गया था, वो सीखोगे आप, तो वो सीखोगे तो पैसा लॉस होएगा, दैट इज द ट्यूशन फीस, राइट? तो वो ट्यूशन फीस आपको देनी ही है। इसलिए आप अगर 100 इन्वेस्ट करने का प्लान है फाइनली, तो आप आज 10 से कीजिए, और 10 लूज हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 100 तो वहीं का वहीं, 90 बचा हुआ 90 है हमारे पास, एंड यू विल रिकवर एंड यू विल लर्न, और वो याद रहेगा क्योंकि आपने पैसा लॉस किया। तो इस तरीके से स्टार्ट करना है, और आप हमारे स्मॉल केसेस तो अवेलेबल हैं ही, उसको देख देख के आप सीख सकते हो। Sir, AI is taking over the markets, okay?
सो डू यू फील कि बहुत सारी कंपनीज का बिजनेस डिसरप्ट हो सकता है? क्योंकि कई बार लार्ज कंपनीज का भी वी नेवर नो कि भाई कोई न्यू टेक्नोलॉजी आ जाए, बिल्कुल कुछ न्यू एआई आ जाए और वो बड़ी कंपनी को भी हिला दे. बिल्कुल सो ये ऐसा हो चुका है ऑलरेडी और ऐसा गारंटीड होने वाला है। तो जो एआई साइड की कंपनियां हैं या जो यूज़ करेंगी वो डिसरप्टर्स रहेंगे, और जो नहीं यूज़ करेगी या स्लो रहेगी यूज़ करने में, दे विल गेट डिसरप्टेड। ये तो फैक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आपको उसके लिए थोड़ा सा एक्सपोजर डिसरप्टर साइड में होना चाहिए, राइट? जैसे यूएस में नॉर्मली लोग बोलते हैं S&P 500 ले लो तो काम हो जाएगा, ETF ले लो, बस दैट इज इनफ, बट दैट इज नॉट इनफ। यहाँ पे कंपनीज हैं और आपको टेक कंपनीज में लेना है जो लोग एआई का काम कर रहे हैं, सो दैट जब डिसरप्शन होगा तो आप विनिंग साइड में भी आपका थोड़ा स्टेक है, क्योंकि ये लूजिंग साइड है। जैसे लूजिंग साइड क्यों बोलते हो, 2005 में S&P 500 में टेक कंपनीज का 15% वेटेज था, आज 30 to 40% वेटेज है, कम से कम, उससे भी ज्यादा है। तो आप सोच लिए 10 साल बाद कितना होगा। तो सेम वे इंडिया में भी जो निफ्टी ETF ले लो हो जाएगा, तो उसमें प्रॉब्लम यही है कि निफ्टी ETF विल बी ऑन द साइड ऑफ गेटिंग डिस्टर्बेड। यस, इसमें भी कुछ टेक कंपनीज हैं, कुछ कंपनीज एआई वाली हैं, लेकिन आपको एक अलग से एआई डिसरप्शन थोड़ा साइड सा में हमें थोड़ा रिसर्च करके ढूंढना पड़ेगा कि कौन हाँ, सी कंपनी उसको हाँ, डेवलप कर रही हाँ, है, और उसे भी हमारे पोर्टफोलियो में रखना होगा, yes, सो दैट जब भी उनका वो डिसरप्टिव प्रोडक्ट आ जाए मार्केट हिलाने Yes, वाला, तब exactly. वी हैव इट इन आवर पोर्टफोलियो इन Exactly. एडवांस. तो आप हेजिंग जो बोलते हैं, एक नया अलग तरह का हेजिंग। सर यू नो, आपने ये सब तो मुझे कहा कि हमें कंपनी के फंडामेंटल्स देखने चाहिए, हमें ग्रोथ देखना चाहिए, बट हमारा जो ह्यूमन नेचर है, ओके, हम इन्वेस्टर्स का नेचर थोड़ा ग्रीडी है. हम बहुत बार इम्पेशेंट हो जाते हैं कि यार छोड़ो ये सब फैक्टर्स को, ये कंपनी ग्रो हो रही है, चलो इसमें पैसा डाल दो, हम ग्रो हो जाएंगे. हम हमारी ग्रीड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? हम पेशेंस कैसे रह सकते हैं? तो जैसे हम बोलते हैं साइंटिफिक इन्वेस्टर के लिए 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। पहले ओरिजिनलिटी, यानी जो सब लोग कर रहे हैं वो मुझे नहीं करना है। जैसे मैंने पहले ही कहा था, सुन के लेना ही नहीं है। ओके, अगर आप सुन रहे हो तो आपको उल्टा उस पर डाउट आना चाहिए। आपको टीवी पे क्रिटिकल थिंकिंग जिसे हम बोलते हैं, कि कुछ गड़बड़ है, ये मुझे क्यों सुनाई दे रही है, ये कंपनी क्यों पेपर में आ रही है, तो कंपनी कोशिश कर रही है अपना नामदार, तो यू हैव टू एक्चुअली बी केयरफुल कि व्हाट इज रॉन्ग विद द कंपनी। ठीक है, उसके बाद नहीं मिला कोई बात नहीं, फिर आप ले सकते हो, सोच सकते हो, अगर ये सब क्राइटेरिया में फिट होती है तो आप ले लो, लेकिन पहले तो आपको स्केप्टिकल होना है, उल्टा सोचना है, और आइडियली आपको सुनना ही नहीं है नॉइज। आप अपना प्रोसेस से स्क्रीनर्स लगा के, जैसे मैंने बताया, आप अपना ओरिजिनल पोर्टफोलियो स्टॉक सिलेक्शन कीजिए, ओरिजिनल क्राइटेरियाज रख के सर्च कीजिए, दैट इज वन फैक्टर। ओके, सेकंड इज कैरेक्टर या कन्विक्शन भी बोलते हैं लोग, कि अब वो जो आपको मिलेगा वो कोई ले नहीं रहा, उसके बारे में कोई बात नहीं हो रही, कोई रिसर्च रिपोर्ट नहीं आ रही, पेपर में नहीं है, टीवी पे नहीं है, कहीं नहीं है, राइट, पर आपको एनालिसिस से अच्छा लग रहा है। नाउ यू से भाई, भीड़ से अलग होना, अवे फ्रॉम द हर्ड इज ऑलवेज अनकंफर्टेबल। तो आप सोचते हो यार कोई तो ले नहीं रहा, इनफैक्ट इसका तो प्राइस और गिर रहा है, तो यार ये अच्छी कंपनी है कि नहीं पता नहीं, जबकि आपने पूरी एनालिसिस की है। तो दैट इज वेयर द कैरेक्टर और कन्विक्शन कम्स, कि मैंने की है पूरी एनालिसिस, आई एम कॉन्फिडेंट आई कैन बाय इट इवन दो nobody else in the market is supporting that. कोई नहीं कह रहा है, इसलिए तो सस्ते में मिल रही है ना, नहीं तो क्यों मिलेगी आपको। इस सेकंड पीस हो गया। अब लेने के बाद में इनफैक्ट आपका 100 रुपए का आपने अगर लिया है तो हो सकता है कि 90 दिखे जी। यू शुड बी रेडी फॉर दैट, कि भाई बॉटम पे कोई 2 ही लोग लेते हैं, 2 भी नहीं, एक ही, विच आर कॉल्ड लायर्स। ओके, वही बॉटम पे लेते हैं और टॉप पे सेल करते हैं। कोई भी जेन्युइन फंड मैनेजर है, इंक्लूडिंग वॉरेन बफेट हो या सेथ क्लारमैन, ऐसे बड़े बड़े नाम, वो लेने के बाद में दे ऑल एडमिट कि भाई गिरता ही है स्टॉक, ठीक है, तो वो आपको रेडी रहना है कि थोड़ा बहुत गिरेगा, इनफैक्ट आप ऐड कर सकते हो उस समय। और फिर पेशेंस, क्योंकि आपने कुछ चीज ली है वो इमीडिएटली अनलॉक नहीं होने वाली है, उसको टाइम लगेगा, बिकॉज एवरीवन इज नेगेटिव, इसलिए तो अच्छी चीज सस्ते में मिल रही है, तो फ्यू मंथ्स टू फ्यू ईयर्स भी कभी कभी लगेगा अनलॉक होने में। और इसलिए हमने 20-25 बोला, कोई चीज अनलॉक हो जाएगी 6 महीने में, कोई चीज अनलॉक हो जाएगी 6 साल में, आपका एवरेज 2-3 साल में पोर्टफोलियो अनलॉक हो जाना चाहिए। समझा।
सो आपने फर्स्ट कहा ओरिजिनलिटी, सेकेंड आपने कहा कैरेक्टर, एंड थर्ड इज द पेशेंस. सो अगर एक इन्वेस्टर ये तीनों क्वालिटीज़ को फॉलो करता है, परस्यू करता है, तो अपने आप वो ग्रीड, इम्पेशेंस हट जाएगा. बिल्कुल. ओके. एंड हाउ मच वेट समवन शुड गिव टू मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स, जैसे कि कभी आरबीआई की कुछ एक्शन है, कोई पॉलिटिकल ईयर गया, ठीक है, सो वो सारे कितने इम्पैक्ट करते हैं हमारे पोर्टफोलियो को? नियर टर्म में इम्पैक्ट होता है ये सबसे. तो मैक्रो मतलब आपको ये चेक करना है कि भाई जीडीपी ग्रो हो रही है अच्छे से. जैसे इंडिया की है तो 6.5 के आसपास है, वो इंडिया के लिए खराब है 7 के नीचे कुछ भी, लेकिन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए बहुत ज्यादा है. आसपास टॉप 10 इकोनॉमीज में एक भी कंट्री नहीं है जो आसपास है. एक्चुअली हमारा पॉपुलेशन ही इतना है, राइट, कि आप कोई भी प्रोडक्ट दोगे तो वो चल भी जाएगा. इसके लिए हमारी जीडीपी इज बेटर देन अदर कंट्रीज. दैट इज वन रीजन. तो डिमांड इज हाई, बट और भी बहुत सारी अच्छी चीजें हैं. तो जीडीपी आपको देखना है, इन्फ्लेशन देखना है. इन्फ्लेशन हाई होता है तो फिर प्रॉब्लम आने लगती है आगे पीछे. इन्फ्लेशन लो होना चाहिए. इंटरेस्ट रेट हाई है तो मार्केट के लिए खराब है. इंटरेस्ट रेट लो है तो मार्केट के लिए अच्छा है. इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है, राइट, क्योंकि कंपनी कैन बोरो एंड बोरो एट अ चीपर रेट एंड डू मैन्युफैक्चरिंग, ग्रोथ डू बेटर, है ना. तो ग्रोथ फिर और अच्छी आएगी. तो ये 3 मेरे हिसाब से मेन चीज है. इससे ज्यादा मैक्रो पे ध्यान दे के फायदा नहीं है कि भाई वहाँ वॉर हो गई, ये सब होते रहेगा, जियोपॉलिटिक्स भी होते रहेगा, वहाँ वॉर हो गई, वहाँ ये हो गया, उससे आपको बहुत ज्यादा फर्क नॉर्मली नहीं पड़ेगा. नियर टर्म में पड़ेगा, मैं नहीं बोल रहा हूँ, समझा. बट 22 में यूक्रेन रशिया वॉर हुई थी, क्या फर्क पड़ा आपको? उस टाइम पे थोड़ी वॉलेटिलिटी दिखी थी, बिल्कुल बट देन स्ट्रीमलाइन हो गया. फाइनली आपके कंट्री के जो ग्रोथ है, फैक्टर्स है, उसी से रेलेवेंट ज्यादा है. हमारा काफी डोमेस्टिक ओरिएंटेड मार्केट है, इंटरनेशनल लिंकिंग है बहुत ज्यादा नहीं. सो ग्रेट सर, आपने हमें एंटर कब करना है, कैसे करना है किसी भी कंपनी में, ये तो मुझे बता दिया. आप मुझे ये बता सकते हो कि मैं कैसे सेट करूं कि अब मुझे इस स्टॉक या कंपनी से एग्जिट करना है, क्या पैरामीटर रखना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है. तो ये तो वही अभिमन्यु वाला हो गया, चक्रव्यूह में घुसना कैसे हम बता चुके हैं. अब चक्रव्यूह से निकलना कैसे है, तो घुसना तो आसान है फिर भी, राइट. तो निकलने के लिए ये है कि जो आपने जैसे 20-25 स्टॉक लिए हुए हैं, हर स्टॉक का आपको, जैसे मैंने बताया कि भाई ये प्राइस पे चीप है, तो उसके लिए ऑफ कोर्स आपको पी रेशो और बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेंगी. बट रफली मैंने जैसे बताया कि भाई पी आप 30 के ऊपर है तो बाय मत कीजिए. तो जब आप खरीद रहे हैं मतलब आप 10, 15, 20, 22, 25 पे खरीद रहे हैं, और जब ये 30, 35, 40 हो जाएगा लेट से, तब डेफिनेटली निकलने का समय आ गया. क्योंकि एक रफ बोल देता हूँ, जैसे कि 20% फॉर 20 ईयर्स अगर कंपनी ग्रो हो रही है तो उसके लिए 40 पी इज सफिशिएंट. ओके. तो अब इतनी हाई ग्रोथ वाली बहुत कम कंपनी जो समहाउ आपको मिल गई 20-22 के पी पे आपने ले ली थी, तो अब 35-40 आ गया है, अब आप निकलने लगे. अब आप सडनली फंडामेंटल इन्वेस्टर, साइंटिफिक इन्वेस्टर से मोमेंटम इन्वेस्टर मत बन जाइए. जो था मोमेंटम वो कर रहा है, उसे करने दीजिए. नाउ यू डोंट से कि भाई अब ये तो रेट और ऊपर जाएगा तो मैं इसको अभी लेता हूँ. आपको सेल करना है, कुछ नहीं है तो कैश में बैठ जाइए और ढूंढिए, आपको मिल जाएगा कोई और चीज, क्योंकि मार्केट में हर समय कुछ ना कुछ मिसप्राइस्ड है. इवन एवरी बबल पीक, यानी कि जैन 2008 में, जो कि एक बहुत बड़ा बबल था, उस समय आपको आज की फेवरेट्स जो हैं लास्ट 5-10 ईयर्स की, हिंदुस्तान लीवर, डाबर, इमामी, ये सब आपको चीप में मिल रही थी. उस टाइम सब लोग आईटी के पीछे भाग रहे थे, तो शायद एफएमसीजी थोड़ा अंडरवैल्यूड था. रियल एस्टेट के पीछे, इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे उस समय उस पे भाग रहे थे, तो पूरा एफएमसीजी चीप था, फुल पैक. यू कुड बाय एनी एफएमसीजी एंड इट वाज हार्डली 15, 17, 20 पी. आज सब 50, 60, 70, 100 ये रेंज में उस समय आप ले सकते थे. तो ऐसे हर पीक में आपको अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी, ढूंढना है. ओके ओके, थैंक यू वेरी मच सर. आई एम वेरी श्योर कि आज हमारे ऑडियंस ने ये हमारा पॉडकास्ट बहुत इन्जॉय किया होगा, क्योंकि मैंने तो बहुत इन्जॉय किया ये सब सुनने में. सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन आवर शो. थैंक यू. यस, सो माय डियर ऑडियंस, आपको क्या अच्छा लगा आज के हमारे पॉडकास्ट के बारे में, प्लीज़ हमें कमेंट में बताइए. एंड और आप हमसे क्या सीखना चाहते हो, क्या जानना चाहते हो, प्लीज़ पुट इन कमेंट एंड वी विल ट्राई टू ब्रिंग दैट कंटेंट फॉर यू. ओके, सी यू.